जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, हम आपको ये बता रहे थे कि हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन की, दैट वाज अबाउट न्यूक्लियस, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने वाले हैं, मगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने से पहले मैं आपको दो टाइप्स के सेल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक वर्ड मैंने लिखा प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा वर्ड मैंने लिखा हुआ है यूकैरियोटिक सेल। अब इसको जानने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये कैरियन किसे कहते हैं। हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करें ना, कैरियन प्यारे बच्चों कहते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। सो हमारे पास ये जो दो टाइप के सेल्स बनते हैं, एक ऐसे टाइप के सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियर मटेरियल उनके इन्वेलप में, न्यूक्लियर इन्वेलप में यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। मैंने आपके सामने यूकैरियोटिक सेल बनाया है और आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि इसका जो डीएनए वगैरह है वो कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। वो कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। हम लोग यानी इंसान, और इसी तरह जो हमारे पास दूसरे ऑर्गन प्लांट्स वगैरह हैं, ये यूकैरियोटिक कहलाते हैं। इनके पास जहां ढेर सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, इनके पास सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, वहीं इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर डीएनए वगैरह, डीएनए और बाकी चीजें जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं। सो इनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और इनकी एक और खास बात है, और वो खास बात यह है कि इनके पास जो राइबोसोम्स हैं, हम उनको एटीएस राइबोसोम्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, एटीएस राइबोसोम्स। अब प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स की खास बातें हमें पता चली। नंबर वन, इनमें ऑर्गेनल्स हैं। नंबर टू, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस मौजूद है, यानी डीएनए न्यूक्लियस में है। और नंबर थ्री, इसमें हमारे पास ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ये तीन चार मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई। अब मैं आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल रख रहा हूं, आप नोट कीजिए। हमारे इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसका डीएनए वगैरह जो है, आप देखिए, नोट कीजिए, इसका डीएनए विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इट इज एक्सपोज्ड इन साइटोप्लाज्म, एक्सपोज्ड इन साइटोप्लाज्म। ये पहली बात है प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब पहले, कैरियन का मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो कि डीएनए वगैरह को सराउंड करती है। हमारे पास इसकी जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, उन पॉपुलर एग्जांपल्स में वन ऑफ देम इज बैक्टीरिया। वन ऑफ देम इज बैक्टीरिया, जो कि इसकी पॉपुलर एग्जांपल्स में आता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इनके पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के पास। हमारे पास यानी यूकैरियोट्स के पास राइबोसोम्स हैं 80s, इनके पास राइबोसोम्स होते हैं 70s। मैं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, मैं आपको इनका डिफरेंस बताना चाह रहा हूं। चलो अब हम इस ऑर्गेनल की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, इसको हम जीरो से जनरेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखिएगा। आपको बाहर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, आउटर मेम्ब्रेन जो नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड, ये एक ऑर्गेनल है, और इस ऑर्गेनल के अंदर डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन भी मौजूद है और आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद है। सो बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाई? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन जिसमें आपको ढेर सारे इनफोल्ड्स नजर आ रहे हैं, ये कहलाएगी इनर मेम्ब्रेन। और इनके ये इनफोल्ड्स हैं, इनको क्रिस्टी भी कहा जाता है, क्रिस्टी। इनर फोल्ड्स को क्रिस्टी भी कहा जाता है। उसके बाद जो दरमियान की स्पेस है, ये वाली स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस। यहां नोट कीजिए, ये जो आपको येलो कलर में हाईलाइटेड पार्ट नजर आ रहा है,
ये डीएनए है। किसका डीएनए? ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना? अजीब और यूनिक बात। भाई माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जाती। और आपको यहाँ पर राइबोसोम्स भी नजर आ रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स हैं। और ये कौन से हम ये बात कर रहे थे कि इनके अपने पास इनका अपना डीएनए, और इनमें जो राइबोसोम्स हैं वो 70s है, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोकैरियोट्स में 70th राइबोसोम्स होते हैं। जिस तरह प्रोकैरियोट्स में 70th राइबोसोम्स होते हैं, इनके पास भी 70th राइबोसोम्स है। इसके बाद रेड कलर में आपको चीजें नजर आ रही हैं, ये रेड कलर में इसकी ये एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज, जो एटीपी प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने साइज में, अपने नंबर में, और ये जो इंटरनल इनफोल्ड्स हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया कि इनका नाम है क्रिस्टी, इनमें वेरी करते हैं। डिफरेंट साइजेस में मिलेंगे आपको, डिफरेंट नंबर में मिलेंगे, और इनकी इनफोल्ड्स भी डिफरेंट होंगी। इनका साइज, इनका नंबर और इनके इनफोल्ड्स ये मिलके फैसला करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कितने एटीपी प्रोड्यूस करेगा। ये सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की बात। ठीक है जी। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट करता चला जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप आउटर मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर आप इनर मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर डीएनए मौजूद है, कोई आम डीएनए नहीं, ये है लूप डीएनए। लूप डीएनए, या हम इसको सर्कुलर डीएनए भी बोलते हैं। इट इज अ लूप सर्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज सर्कुलर डीएनए। फिर उसके बाद आप इन दोनों के दरमियान की स्पेस को देखिए, दिस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। हाँ, ये जो इंटरनल स्पेस के अंदर की जगह है ना बेटे, ये वाली जो जगह है, दिस प्लेस, दिस प्लेस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये आपको वोकेबलरी इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि A2 में इसके ऊपर काफी डिटेल बात होगी। अभी तो सिर्फ आपको हम चीजें याद करवा रहे हैं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। राइट। उसके बाद ये इन फोल्ड्स का मैंने आपको नाम बताया था, इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। उसके अलावा हमारे पास ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं। और ये कौन से राइबोसोम्स हैं? जैसा कि मैंने मेंशन किया, ये 70th राइबोसोम्स है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 70th राइबोसोम्स है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की बात। अब हम आगे चलेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट। ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने ये स्लाइड बनाई है। 1 माइक्रोमीटर का इसका साइज है बेटे। वही बात रिपीट होगी, 1 माइक्रोमीटर का साइज, मुख्तलिफ शेप, साइज और नंबर में मिलेगा। और लिवर सेल में ज्यादा से ज्यादा 2000 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं पर सेल। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनर मेम्ब्रेन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है। दोनों के दरमियान स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में सुराख है जिनमें से चीजें अंदर जाती हैं।
इनर मेम्ब्रेन पे एंजाइम लगे हुए जिनका मैंने अभी आपको दिखाया, जिनका नाम बताया एटीपी सिंथेज, और इस पे 70s राइबोसोम्स भी हैं और बहुत सारी कॉपीज ऑफ लूप डीएनए भी है, जो एक यूनिक बात है। और ये प्रोड्यूस क्या करता है, एटीपी, जो कि हर एक एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन में हमें चाहिए होती है। आगे देखिए, अगली बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको प्लांट सेल्स में मिलेगा। इसमें भी एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें भी एक इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर भी हमारे पास फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कि हम थैलाकॉइड्स बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स है लाइक दिस, ये कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप होते हैं और ये बाकी दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ मिलते चले जाते हैं। इनमें हमें हर एक सिंगुलर स्ट्रक्चर जो है ना, हर एक सिंगुलर स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं थैलाकॉइड। ये देखो थैलाकॉइड मैंने लिखा हुआ है। और ये एक जो आपको स्टैक नजर आ रहा है, दिस इज वन थैलाकॉइड। इसमें क्या भरी हुई है, क्लोरोफिल। इसमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। अब ये जो पूरे का पूरा स्टैक है ना बेटे, जिसमें काफी सारे थैलाकॉइड्स हैं, ये जो पूरे का पूरा स्टैक है जिसमें काफी सारे थैलाकॉइड्स हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रेना। ग्रेना। और जो इन स्टैक्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है, उस चीज को बोलते हैं लैमेला। अच्छा, ये तो हो गई आम बातें। जरा गौर करें, ये येलो पार्ट पे मैंने हाईलाइट किया, इसके पास भी सर्कुलर डीएनए। हालांकि ये क्लोरोप्लास्ट खुद कहाँ पे पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट खुद मिलता है आपको यूकैरियोटिक सेल में, जो कि प्लांट सेल है। प्लांट सेल खुद एक यूकैरियोटिक सेल है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए। और बेटे इसके पास भी 70s के राइबोसोम्स मौजूद है। ये भी एक यूनिक बात है। ये क्लोरोप्लास्ट जिस प्लांट सेल में एग्जिस्ट करता है ना, जिस प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका वैक्यूल है, यहां उसमें क्लोरोप्लास्ट है जगह जगह। इसके अपने पास जो राइबोसोम्स हैं वो एटीएस राइबोसोम्स हैं। इसके अपने पास जो राइबोसोम्स हैं वो एटीएस राइबोसोम्स हैं। और इसके क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स है प्यारे बच्चों, वो 70s राइबोसोम्स है। ये यूनिक बात है जो आपको बार बार समझाई जा रही है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म टाइप की चीज होती है, साइटोप्लाज्म टाइप की चीज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये जो अंदर फ्लूइड फिल्ड एरिया ये वाला, दैट इज दिस इज होल स्ट्रोमा। उसके अलावा इसके पास लिपिड्स भी होते हैं जो कि आपको सामने नजर आ रहे हैं, और इसमें स्टार्च पार्टिकल्स भी आपको नजर आते हैं, क्योंकि इसका काम ही प्रोडक्शन है ऐसी चीजों की। आइए इसकी एक बनी बनाई ड्राइंग की तरफ चलते हैं, वहां पे आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करवाता हूँ। गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा आउटर मेम्ब्रेन। ये आ गई आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये इन दोनों के दरमियान की स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बात खत्म। ये इंडिविजुअल यूनिट थाइलाकॉइड है, और थैलाकॉइड मिलते चले जाते हैं तो ग्रैनम बनते चले जाते हैं। थैलाकॉइड मिलते चले जाते हैं तो ग्रैनम बनते चले जाते हैं। इनको जो आपस में कनेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड लैमेला। जो इनको कनेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड लैमेला। और जो इसका ये साइटोप्लाज्म टाइप की चीज है, दिस इज स्ट्रोमा।
ये तो आम बात है, बच्चों को भी पता है। ये देखो, इसका अपना डीएनए के लूप सर्कुलर डीएनए। ये देखो इसके अपने राइबोसोम्स हैं, जो कि कौन से राइबोसोम्स हैं? ये कौन राइबोसोम्स नहीं, ये 70s राइबोसोम्स हैं बेटे। मैं इस बात पे इतना फोकस क्यों कर रहा था, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा जब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। एक थ्योरी है जो कहती है एंडो सिम्बायोट थ्योरी। एंडो का मतलब होता है अंदर, और सिम्बायोसिस का मतलब होता है एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन, जिसमें दो लोग मिलकर रहें और दो लोग मिलकर एक दूसरे को फायदा देने की कोशिश करें। वो कहता है एक बार, एक वक्त ऐसा था जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स हैं। फिर एक वक्त के बाद इन्होंने इकट्ठे मेम्ब्रेन में रहना शुरू कर दिया, और ये पार्ट बन गए एक बड़े से सेल का। ये एंडोसिम्बायोट थ्योरी। सवाल देखिए जरा। बताइए, यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, वरना मैं आपसे सवाल पूछना शुरू होने लगा हूं। अच्छा, क्वेश्चन नाउ। कहता है बताओ, वो कौन सी चीज है जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलती है? 70s राइबोसोम्स ओनली। 80s राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, भाई 80s तो नहीं होता इनमें। सर्कुलर डीएनए ओनली नहीं भाई, 70s राइबोसोम्स एंड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। आप क्या आप मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं बच्चों? अलीजा मीर, आपको ये क्वेश्चन समझ आया है? यस सर, समझ आ गया। जी। आगे चलते हैं। आप कहता है फॉर प्रोसेस इन लार्ज सरफेस एरिया ऑफ क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट। ये है क्रिस्टी जो मैंने नीचे बना के भी दिखा दी है। ये क्रिस्टी होते हैं जो इसके अंदर ये इन फोल्ड्स आपको नजर आ रही है ना, लाइक दिस, इनको सर बोलते हैं ये क्रिस्टी। यस, एनर्जी रेडिएशन। नहीं, एनर्जी रेडिएशन नहीं है। ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं जिससे एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं एटीपी सिंथेज, जो कि एंजाइम है। ये जो आपको मैं राउंड स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रहा हूँ ना, रेड कलर के, है ना, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है इसलिए। इनपुट बनाया इसलिए है ताकि इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो जाए, ताकि इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो जाए, और ज्यादा एंजाइम रिएक्शन से एटीपी प्रोड्यूस हो सके। अब बताएं। आंसर। हम्म, जितने ज्यादा फोल्ड होंगे उतने ज्यादा एंजाइम यहाँ पर जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी। इसीलिए इसका लार्ज सरफेस एरिया इसलिए रखा गया। फिर कहता है कौन सी चीजें आपको माइटोकॉन्ड्रिया में और टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती हैं? गौर कीजिएगा, उसने टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का दिया है।
माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी चीजें कॉमन है? सर 70 राइबोसोम। एक तो 70s राइबोसोम हो गया, और सर्कुलर डीएनए। यस, सर्कुलर डीएनए। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया होता है हमारे पास, यूं इसके पास ऐसे ऐसे करके एक सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है जो कि साइटोप्लाज्म में ही एक्सपोज्ड होता है, जो कि साइटो, शाबाश आमना बेटे, आपने सही आंसर दिया। अजान आप भी आंसर दिया। राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, ये दोनों चीजें प्रोकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में कॉमन है। क्लोरोप्लास्ट में भी ये चीजें कॉमन है। अब बताओ, वो कहता है व्हाट इज द साइज ऑफ राइबोसोम। फातिमा बताओ बेटे आप इसका आंसर। व्हाट इज द साइज ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? बोले फातिमा। 70s भी। हाँ जी शाबाश, 70s। और हमें ये पता चल गया, ये 70s और कहाँ पाया जाता है? ये 70s पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। और 80s कहाँ पाया जाता है? हमारे अंदर, यानी यूकैरियोट्स में और प्लांट्स में। यानी यूकैरियोट्स के अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं। अगला सवाल देखो बेटा, कहता डायग्राम शो कर रही है कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन टिपिकल प्रोकैरियोट, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कहता बताओ जी कौन सी करेक्ट है। हमने ये देखना होता है कि टू शुड बी कॉमन इन 1 and 3 and 4 should be common in 3 and 5। अब देखो कहता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए 70s, बात तो ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए 70s, बात तो ठीक है। पहले देखते हैं बाकियों में क्या गलती है। क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोट्स में कहता है 80s, गलत हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहता है लीनियर डीएनए, लीनियर। नहीं भाई नहीं, लीनियर तो नहीं होता, हम सर्कुलर सर्कुलर करे जा रहे हैं इतनी देर से। इधर फिर कह रहा है लीनियर डीएनए 80s, तो ये सब ऑप्शंस गलत हो गई। हमारे पास क्या आंसर है? आमना बिल्कुल आपने ठीक बताया, ए आंसर है। चलो भाई आयशा सज्जाद को जरा कष्ट देते हैं। Which structures are found in both chloroplast and mitochondria? बताइए। सर ए 1 and 3। तो ये तो ज्यादा ही आसान हो गया अभी ये तो सवाल। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं, दैट वर इंजेस्टेड बाय एन एंसेस्ट्रल सेल। Which feature have the prokaryotes lost during their evolution into mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या नहीं होता? सर इसका ए होगा। सेल वॉल, यस, सेल वॉल। ये भैया हमने इसके बारे में डिटेल पढ़नी है, राइट। अच्छा, हमारे पास जो ऑर्गेनल है जिसके बारे में हमने गुफ्तगू करनी है, दैट इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। मैं कोशिश कर रहा हूं 5-6 मिनट है गोल्जी अपरेटस के ऊपर फटाफट बात कर सकूं आपके साथ। और भाई गोल्जी अपरेटस हाजिर हो जी। गोल्जी अपरेटस का काम बेटे ये होता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाती है राइबोसोम के ऊपर, तो ये गोल्जी अपरेटस इनको अपनी बॉडी सेल से बाहर निकालता है। ये देखो बेटे, ये मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उस पर रेड कलर के राइबोसोम्स, प्रोटीन बनी 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 मूव करती जा रही है, करती जा रही है। अब जाहिर है ये प्रोटीन ऐसे ही तो बाहर नहीं चली जाएगी, ये यहाँ मूव करते करते हमारे गोल्जी अपरेटस के वेसिकल्स के पास जाती है। ये देखो ये प्रोटीन आई यहाँ पर, ये प्रोटीन हमारे गोल्जी अपरेटस में चली गई। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, इसके मेम्ब्रेन के बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं, मेम्ब्रेन बड़े शॉपर होते हैं। ये इन मेम्ब्रेन के शॉपरों में प्रोटीन को पैक करता है और पैक करके प्रोटीन सेल से बाहर निकलवा देता है। ये देखो, ये यहाँ पर आया और ये साथ ही इसने इसको एक अलग से वेसिकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब इसने इसको वेसिकल में अलग से कन्वर्ट कर दिया, इस वेसिकल ने देखो यहाँ से इसको सेल से बाहर निकलवा दिया। ये वेसिकल जाकर कनेक्ट हुआ सेल के साथ और सेल निकलवा दिया। अब इसने सेल से एग्जिट ले लिया, एग्जिट ले लिया।
हम इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस कहते हैं किसी चीज का सेल को फाड़ के अंदर आ जाना या सेल से बाहर चले जाना। अब ये दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, चीजें सेल अंदर या चीजें सेल से बाहर चले जाएंगी। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, अगर तो चीजें सेल के अंदर मूव इन कर रही हैं विद बाहर जा रही हैं, हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अगर अंदर वाली चीजें सॉलिड है, हम उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और अगर सेल जिन चीजों को बाहर है वो लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। इस पे बहरहाल हम बहुत डिटेल में बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के चैप्टर में। और हाँ, याद रखिएगा ये सारा एक्टिव प्रोसेस है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। देखिए ये प्रोटीन बनी 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 यहाँ आई, इसने इसको वैसे में पैक किया, वैसे हो सकता है वेसिकल समेत ही प्रोटीन को बाहर निकाल दें, या खाली प्रोटीन बाहर निकल जाए और वेसिकल वहीं का वहीं रह जाए। ये दोनों काम हो सकते हैं यहाँ, प्रोटीन बाहर निकल जाए, वेसिकल वहीं का वहीं रह जाए, ये दोनों काम हो सकते हैं। ये हमारे प्यारे गोल्जी ऑपरेटर्स का काम है। अब मैं आपको इसकी स्लाइड दिखाता हूं। देखिए वो कहता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स is to process and package the macromolecules such as protein and lipid that are synthesized by the cell। तो जो भी चीज सेल बनाता है, गोल्जी ऑपरेटर्स उसको बाहर भेजने पैक करता है। हमारे सेल फैक्ट्री है उसका आप क्वेश्चन ऑपरेटर्स। जी ये ले क्वेश्चन देखिएगा, एनिमल सेल के पास बहुत ज्यादा गोल्जी ऑपरेटर्स होंगे। भाई जाहिर है ऐसा एनिमल सेल होगा जिसने बहुत ज्यादा चीजों को एग्जिट कराना है अपने अंदर से बाहर। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल, तो ये बात तो गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं होना चाहिए इतना, इसमें क्या होता है बाहर? इसमें भी कोई सिक्रीशन नहीं, स्मूथ हर वक्त क्या निकालता है, म्यूकस। तो जब ये म्यूकस बना रहा है तो इधर गोल्जी ऑपरेटर होगा। अगला एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सी ये तो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है,